दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे चेक बाउंसिंग के ऊपर। 138 धारा जो 1881 में ब्रिटिश काल से चली आ रही है, यानी कि कहें तो अंग्रेजों के ज़माने में इस धारा का जन्म हुआ था और तब से लेकर के आज तक ये धारा चली आ रही है और एक आम आदमी की नाक में दम कर रही है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उनके ज़माने से चले, उन्हीं का लिखा हुआ जो कानून है वही चल रहे हैं हमारे देश के अंदर आज तक। परंतु ये एक ऐसी धारा है जो एक शरीफ आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, एक अच्छे आदमी को जिसकी वास्तव में स्थिति खराब हो जाती है, वो बैंकों के लोन को नहीं भर पाता है या एनबीएफसी कंपनी के लोन को नहीं भर पाता है, तो ये लोग चेक बाउंसिंग की 138 की धारा जो 1881 में लागू करी गई थी, उस धारा को चेक बाउंस करा के ये लोग उसको ब्रह्म अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत से ऐसे आम आदमी भी हैं जिन्होंने आज तक किसी को उंगली भी नहीं दिखाई है और थप्पड़ भी नहीं मारा है, जिनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस नहीं है, किसी पुलिस चौकी में उनके खिलाफ कोई छोटी मोटी भी एफआईआर नहीं है, छोटे मोटे झगड़े का भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। परंतु होता क्या है, जब हम लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त प्राइवेट बैंक खासकर या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी बैंक कस्टमर के चेक ले लेता है और उस चेक को लेने का इनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जब ये कस्टमर आने वाले समय में डिफॉल्ट करेगा, हमारा पैसा नहीं भर पाएगा, तो हम इसके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर देंगे और 138 के तहत इसके ऊपर केस दायर कर देंगे। क्योंकि 138 का जो मुकदमा है, चेक बाउंसिंग का जो मुकदमा है, ये दोस्तों एक क्रिमिनल एक्ट है, ये क्राइम में आता है, क्राइम की श्रेणी में आता है। तो जिसके ऊपर ये मुकदमा लगेगा उसको अपनी जमानत करानी पड़ेगी, क्योंकि जो मुकदमे क्राइम में आते हैं, क्राइम की श्रेणी में आते हैं, ऐसे केसों में आपको अपनी जमानत करानी पड़ती है। सिविल केस में जमानत कराने की अवस्था नहीं होती है, सिविल केस में जमानत का कोई मतलब नहीं होता है, परंतु इस केस में आपको अपनी जमानत करानी पड़ेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है 2 साल की है और बाकी कम से कम तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जो भी साथ देना चाहें वो उनकी इच्छा के ऊपर होता है। परंतु मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, चेक बाउंस का जो केस है, जो एनबीएफसी बैंक एक आम व्यक्ति के ऊपर कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके ऊपर जब हम लोन लेते हैं तो हमारे चेक एनबीएफसी बैंक को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी की इंटेंशन पहले से ही ये होती है कि अगर ये हमारा पैसा नहीं देगा तो इसके ऊपर हम इस तरीके का क्रिमिनल चार्ज लगा के इस केस को कोर्ट में दायर करा देंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी को तब आती है जब वो किसी मजबूरी के कारण डिफॉल्ट कर देता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वो इनकी ईएमआई पैड नहीं कर पाता है या जमा नहीं कर पाता है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और जब ये लोग चेक बाउंस कराते हैं तो ये हमेशा कोशिश ये करते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपका चेक ये कोलकाता बाउंस करा देंगे, अगर आप कोलकाता में रहते हो तो आपका चेक ये चेन्नई बाउंस करा देंगे। ये इस तरीके से जहां आपका घर है, जहां आपका एड्रेस है, जहां के आप रहने वाले हो, वहां पर ये कोशिश करते हैं कि चेक को बाउंस ना कराया जाए, क्योंकि इनके लिए तो पूरे देश में इनकी कंपनियां होती हैं, बैंक होते हैं, तो ये तो आराम से इस काम को कर ही सकते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु एक आम आदमी को ये सिर्फ परेशान करने के लिए करते हैं, ताकि ये बार बार तारीखों पे आएगा और परेशान होगा। एक बार आने में 5,000, 10,000, 20,000 जो भी खर्चा होगा वो इसका आने जाने का, इतना दूर आएगा तो होगा ही इतना खर्चा, और वकील को भी फीस देगा। तो ये एक तरीके का उसको दिमागी प्रेशर उसके ऊपर देके उसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं कि चेक को दूर कहीं बाउंस कराओ ताकि सामने वाला कस्टमर परेशान हो जाए। एक तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस चक्कर में वो मजबूरी के कारण डिफॉल्टर हुआ। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं करता, जानबूझकर किसी बैंक एनबीएफसी के पैसा नहीं मारता, उसके आगे उसकी मजबूरी होती है, जिस मजबूरी को ये लोग बिल्कुल समझते नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनको ये दिखता है कि हम अपना पैसा कैश किसी भी कंडीशन में रिकवर करें, चाहे हमें जो भी करना पड़े। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के बैंकों पर, एनबीएफसी पर रोक लगाएं कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेगा तो आप उसके चेक नहीं लोगे, क्योंकि इस तरीके से एडवांस में चेक लेना भी एक तरीके का कानूनी अपराध है। कोई वो व्यक्ति आपको पेमेंट करने के लिए तो चेक दे नहीं रहा है कि उसने चेक बना के आपको दे दिया, उस पर कोई अमाउंट उसने भरी नहीं,
उसको ये ब्लैंक के रूप में साइन करा के रख लेते हैं, और जब वो इनको उसकी जरूरत होती है तो उसको ये बाउंस करा देते हैं। जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। और काफी हमारे देश में आम आदमी है जिनको इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं होता है कि ये चेक हमसे क्यों ले रहे हैं और इसका क्या मतलब है, ना ये लोग बताते हैं। या तो ये उसको क्लियर करके बता दें कि भाई देखो आपके हम चेक ले रहे हैं और अगर आप डिफॉल्ट कर दोगे तो इन चेकों को बाउंस करा के 138 का मुकदमा आपको ऊपर कर देंगे, और ये क्रिमिनल एक्ट है, इसमें आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ अवेयरनेस करना है, आपको डराना नहीं है। आप एक चीज ये अच्छी तरीके से समझ लें, अगर आपके ऊपर किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने चेक बाउंस का मुकदमा कर भी दिया है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि ये जमानती अपराध है। इसमें हाथों हाथ आपकी जमानत आपका वकील करवा देगा, बिल्कुल करवा देगा, और किसी भी शहर में आपकी जमानत हो जाएगी जहां भी केस कर लें। उसके बाद फिर ये आपके पीछे पीछे होंगे सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि ये इनका लास्ट अस्त्र है, ये लास्ट अस्त्र शस्त्र है इनका, इसको ब्रह्मास्त्र समझ लो इनका, बस इसके आगे फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते जाते कम से कम 20-25 साल 30 साल तक लग जाएंगे, और उतना रुकने का इनके पास समय नहीं होगा। उस बीच में ही आपके पास 10 बार आ जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात का वो ध्यान रखें, आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है जिसकी कीमत ज्यादा है, उस कंडीशन में चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर नहीं करेंगे। उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को सरफेसी एक्ट के तहत बेच के अपना पैसा पूरा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति अगर आ गई हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी स्वयं बेच लें, इनके इंतजार में ना रहें, क्योंकि उस कंडीशन में चेक बाउंस का मुकदमा नहीं होता है। चेक बाउंस का मुकदमा ये वहां करते हैं जहां पर इनका पर्सनल लोन आपको दिया है, या कोई और प्रकार का कोई लोन दिया है जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है। या फिर तब करेंगे जब आपकी कोई गाड़ी है, आपकी कार है, आपका कोई ट्रक है, आप ट्रांसपोर्ट के काम में कोई ट्रक वगैरह लेके चला रहे हो, उस ट्रक का बीमा नहीं है, या वो ट्रक जल चुका है, या उस ट्रक को कोई चोरी हो गई है और उसका इंश्योरेंस भी नहीं था, तो उस कंडीशन में फिर ये आपका चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर कर सकते हैं अपने पैसे की रिकवरी के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा सेटलमेंट करने भी ये आएंगे। तो दोस्तों ये आजकल वैसे तो चेक भी लेते हैं और नैच भी लगा देते हैं। अब नैच भी लगा रहे हैं, ईसीएस भी, कई लोग ईसीएस नैच एक ही जैसी बात है लगभग। तो अब आपने देखा होगा कि संडे की छुट्टी के दिन भी आपकी ईएमआई उड़ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो एकदम से ऑटोमेटिक उस डेट में आपकी ईएमआई काट लेगा। तो नैच भी लगा रहे हैं और चेक बाउंस भी करवा रहे हैं, ये डबल तरीके अपना रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल बिना नैच के या बिना ईसीएस के कोई भी लोन नहीं होता है। पहले क्या था, कैश जमा करने की भी सुविधा होती थी बैंकों में, इससे कैश जाके जमा आप कर सकते थे किस्त की ईएमआई, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब ईसीएस और नैच इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, किसी भी लोन में अब आपको कैश जमा करने की ईएमआई सुविधा नहीं है। वो तब होगी जब आपका नैच बाउंस हो जाएगा, उसके बाद जाकर के आप कैश जमा करा सकते हैं। परंतु नैच और चेक बाउंसिंग ये लगभग एक जैसा ही सिस्टम है। थोड़ा सा फर्क यह है कि नैच में जो या ईसीएस में जो आपकी किस्त बाउंस होती है उतनी ही किस्त का ये आप केस कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम जिस शहर में आप रहते हो उसी शहर में होगी आपके ऊपर। चलो ईसीएस नैच पे बाद में वीडियो बनाएंगे, बाद में बात करेंगे। अभी हम चेक बाउंस की बात कर रहे थे। तो चेक बाउंस होना दोस्तों ये समझ लो कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है, और आप कोशिश करें जब लोन लें तो एनबीएफसी या बैंक से बोल दें कि भाई हम चेक नहीं देंगे। चेक हम क्यों दें आपको, आप हमको लोन दे रहे हो तो आप चेक से ईएमआई थोड़ी निकालोगे, जो कि चेक ले रहे हो एडवांस में हमसे, किस बात के चेक दें आपको, हम आपको कोई पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं चेक देंगे। भाई चेक हम तब देंगे जब हमने आपको पेमेंट करनी है। हम सिर्फ रखने के लिए आपको इस बेस पे चेक दे दें कि कल को आप लोग हम तुम्हारी ईएमआई नहीं दे पाएंगे या हम डिफॉल्टर हो गए तो आप इस चेक को हमारे ऊपर लगा क्रिमिनल केस कर दो। तो हमारे जो जज साहब हैं वो बहुत बुद्धिशाली हैं, हम लोगों से कई गुना उनके अंदर दिमाग है, तभी वो जज बने हैं, इतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठे हैं। तो दोस्तों जब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोर्ट में केस डालती है चेक बाउंसिंग का 138 का, तो जज साहब भी समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को इन्होंने लोन दिया होगा और ये लोन डिफॉल्ट कर गया होगा, उसके बाद इन्होंने ये चेक इसके अकाउंट में लगाए होंगे अपनी रिकवरी करने के लिए। परंतु जज साहब की थोड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि जो कानून के अंतर्गत जो चीजें हैं उनको वही करना पड़ता है। फिर भी वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से समझौता हो जाए इन लोगों के बीच और ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो इसमें डबल जुर्माना पड़ सकता है। 1 लाख का चेक बाउंस हुआ है 2 लाख रुपए की पेनल्टी आपको लग सकती है और 2 साल की सजा भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जितने का चेक बाउंस हुआ है
उसका 100 गुना जुर्माना, यानी कि डबल, 1 लाख का 2 लाख, और जितने, और उसके बाद सजा भी हो सकती है। हालांकि 2, 3, 5 लाख में सजा जल्दी किसी को होती नहीं है, ज्यादातर जुर्माने होते हैं। और मैक्सिमम जो सजा है इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा आपको सजा इसमें 2 साल की हो सकती है, सिर्फ इससे ऊपर नहीं हो सकती। और दोस्तों एक चीज आप भली भांति समझ लें, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चेक बाउंस में आपकी जमानत बहुत जल्दी होगी, सेम डे में जमानत हो जाएगी, कोर्ट खुला होगा तो हाथों हाथ आपकी जमानत होगी। इसमें जज साहब खुद बोलेंगे जमानत कराओ, जमानत कराओ अपनी, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके अंदर जेल तो आप तब जाओगे जब आपका केस चलेगा और आप उस केस को हारोगे, उसके बाद आप जेल जाओगे। उससे पहले आपको मौका दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि हमारे देश में सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है कानून में कि चाहे 50 या 100 या 1000 मुजरिम बच जाएं, मगर एक बेगुनाह ना फंस जाए। तो बड़े से बड़े केसों में भी जहां पर 302, 307 के मुकदमे जब दर्ज होते हैं किसी के ऊपर, वो क्राइम कर देता है, मर्डर कर देता है, और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियां कर दी हैं, उनकी भी बातें हमारे देश में सुनी गई हैं और कई सालों के बाद उनको सजा दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज हमारे देश के कानून में यह है कि अपराधी की भी हमारे यहाँ सुनी जाती है, चाहे भले ही छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो। तो दोस्तों चेक बाउंस होना एक क्राइम है, क्राइम की श्रेणी में आता है, परंतु ये अपराध उतना बड़ा नहीं है कि आपको तुरंत ही एकदम चेक बाउंस होती जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ में। और सिर्फ ये लोग चेक इसलिए लगाते हैं कि जब इनको लगता है कि हमारा पैसा मिलेगा ही नहीं, तो ये कोशिश करते हैं चेक बाउंस कराने की, और करा देते हैं ताकि आदमी डर जाए और दूर जाके चेक बाउंस कराते हैं, ताकि आदमी को आने जाने में परेशानी हो, आम व्यक्ति को, और फिर वो इनके पैसे दे दे। लेकिन उसके बाद तो पैसे है ही नहीं, देगा कहां से? आप चेक बाउंस करा दे, जो भी करा लो, जब पैसे ही नहीं देगा कहां से? जो आम आदमी की नीयत होती है कि उसका पैसे होंगे तो डिफॉल्टर क्यों होता वो? तो दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं चेक बाउंस से, और पैसे की व्यवस्था अगर हो आपके पास तो इस मैटर को सॉर्ट आउट कर दें, इनकी EMI दे दें और अपनी जान छुड़ा लें। तो दोस्तों ये चेक बाउंस को एक छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें बातें तो बहुत सारी करने के लिए हैं, मगर 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है, तो और लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इतना समझ लें कि 138 1881 में ब्रिटिश काल के समय से चले आ रहा है, और ये एक क्राइम की श्रेणी में आता है, परंतु इसमें आपको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है, इसमें कोई आपको एकदम से सजा नहीं होती है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो कैसी लगी मुझे आप बताएं, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मैंने आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करा है ताकि आम व्यक्ति घबराए ना। और दूसरी चीज और है, चेक बाउंस के मुकदमे में कोई पुलिस का मैटर नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोर्ट से ही संबंध आएगा, कोर्ट के संबंधित ही ये मामला होता है। इसमें कोई पुलिस वाला या कोई आपको फोन नहीं कर सकता, कोर्ट से ही नोटिस आएगा, जो भी आएगा आपके पास, आपको कोर्ट में जाकर जमानत करनी पड़ेगी, कोर्ट में आपको अपना केस लड़ना पड़ेगा। पुलिस का इसमें कोई मैटर नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।